चलिए अब आपको ले चलता हूँ धरती से 2030 लाइट ईयर्स दूर उर्सा मेजर कॉन्स्टेलेशन में स्थित मेसियर 97 नाम की इस प्लैनेटरी नेबुला पर। ये नेबुला 3 एक के आगे एक लगे हुए कॉन्सेंट्रिक सेल से बना हुआ है। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये अभी सिर्फ और सिर्फ 8000 साल पुराना ही है। मतलब वैसे तो 8000 साल एक लंबा टाइम पीरियड होता है, लेकिन यूनिवर्स के रेफरेंस में ये टाइम बहुत ज्यादा कम लगता है। खैर, इस नेबुला का टोटल मास हमारे सूरज के कुछ 0.1% के बराबर ही है। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली इसका शेप किसी उल्लू की आंख की तरह लगता है, इसलिए इसे आउल नेबुला नाम दिया गया है। इसे साल 1781 में फ्रेंच एस्ट्रोनॉमर पियर रे मेशैन ने खोजा था। पियर रे मेशैन चार्ल्स मेसियर के कलीग हुआ करते थे और 1949 में फर्स्ट स्पेस रॉकेट लॉन्चिंग के लगभग 6 साल बाद 7 दिसंबर 1955 के दिन गैलीलियो टेलीस्कोप का प्रोब, जो कि टाइटेनियम से बना हुआ था, वो जुपिटर के ऑर्बिट में इंटर करता है। जुपिटर का ग्रेविटेशनल फोर्स इस प्रोब को 1,62,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अपनी सेंटर की ओर खींच रहा था। इतना ज्यादा रफ्तार के कारण प्रोब कभी भी टूट सकता था। ये जानकर साइंटिस्ट ने इसमें एक पैराशूट इंस्टॉल करके रखा था। तो जैसे ही ये पैराशूट खुला, उसी समय प्रोब का स्पीड कम हो गया था। इसके बाद जुपिटर के एटमॉस्फेयर में घुसने से पता चला कि इसका एटमॉस्फेयर हमारी धरती के एटमॉस्फेयर से एकदम अलग है। इसका वायुमंडल घने मोटे बादल के चादर की तरह है, जिसका केमिकल स्ट्रक्चर अमोनिया, हाइड्रोजन सल्फाइड और H2O जैसे सब्सटेंसेस से मिलकर बना है। दिमाग की संरचना कैसी होती है और ये कैसे काम करता है? हमारे दिमाग का वजन हमारे सारे शरीर के भार का 2% होता है। मानव मस्तिष्क में 2 बिलियन न्यूरॉन्स होते हैं। औसतन हम पूरे जीवन में 2 से 3% न्यूरॉन्स का ही इस्तेमाल कर पाते हैं और बुद्धिशाली जीव 4 से 5% तक का ही उपयोग कर पाते हैं। मानव का मस्तिष्क एक कंप्यूटर की तरह ही काम करता है। ये हमारे शरीर और सेंसेस से इंफॉर्मेशन रिसीव करके वापस शरीर तक पहुंचाता है। पर मानव का मस्तिष्क मशीन से कई गुना ज्यादा शक्तिशाली है। मानव मस्तिष्क का विकास 3 खंडों में होता है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। इनमें से प्रत्येक में फ्लूइड फिल्ड कैविटीज होती हैं, जिन्हें अगर हम यूनिवर्स की सबसे ठंडी जगह की बात करें तो वो है नासा के इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की कोल्ड एटम लेबोरेटरी, जहां का टेम्परेचर 0.00000000001 केल्विन है। मतलब इतना ठंडा कि आप सोच भी नहीं सकते। इस एक्सपेरिमेंट से नासा अल्ट्रा कोल्ड एटम्स को प्रोड्यूस करना चाहती है, जिन्हें बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट्स कहा जाता है। दोस्तों, अब हम आपको एक ऐसे सुपर क्लस्टर के बारे में ग्लीज 667 CC। ये ग्रह लगभग हमारे पृथ्वी जैसा ही है। एक्सोप्लैनेट 667 CC का एटमॉस्फेयर हमारे अर्थ से मिलता जुलता है। ये प्लैनेट भी अपने स्टार के हैबिटेबल जोन में है। ये प्लैनेट हमारी धरती से 23.6 लाइट ईयर्स दूरी पर मौजूद है। अगर आप इस प्लैनेट पर खड़े होकर आसमान की तरफ देखेंगे तो आपको 3 सूरज नजर आएगा, जिसका मतलब ये ग्रह ट्रिपल स्टार प्लैनेटरी सिस्टम का हिस्सा है और ये ग्रह 3 सूरज का चक्कर लगाता है, जिसके कारण इस ग्रह पर बहुत ही ज्यादा लाइट पहुंचती है। फिर भी इस ग्रह को हम इंसान रहने के लिए अच्छा घर मान सकते हैं। यहाँ पर बताए गए सारे प्लैनेट हमारी धरती से बड़े हैं, जिसके कारण इन सारे प्लैनेट्स को सुपर अर्थ भी। वैज्ञानिकों के अनुसार अगर हम ब्लैक होल के अंदर एक किताब को फेंकते हैं तो बहुत कुछ अद्भुत घटनाएं हमें देखने को मिल सकता है। किताब के पन्नों में छपी डेटा यानी कि इंफॉर्मेशन, पन्नों का क्रम और किताब की क्वांटम प्रॉपर्टी, सब कुछ ब्लैक होल के अंदर गिरने के बाद अचानक से बदल जाता है या फिर गायब ही हो जाता है। हॉकिंग रेडिएशन के अनुसार जब एक ब्लैक होल लुप्त होने की कगार पर होता है, तब उसके अंदर से भारी मात्रा में ऊर्जा का निष्कासन यानी कि एमिशन होता है। इसी एनर्जी एमिशन की प्रक्रिया में हमारी जो पहले से फेंकी गई किताब है, वो ब्लैक होल के अंदर से ऊर्जा के रूप में बाहर निकल जाती है। हैरानी की बात यह है कि जब किताब ब्लैक होल से बाहर निकलती है तो उसमें छपी सभी डेटा या इंफॉर्मेशन इरेज हो चुकी होती है और पन्नों का टेस्ला अपनी बनाई हुई AC जनरेटर का मॉडल एडिसन को दिखाया, लेकिन एडिसन उनके दिए डेमोन्स्ट्रेशन से खुश नहीं हुए, क्योंकि टेस्ला का बनाया हुआ जनरेटर का मॉडल AC से चलता था। इसलिए उन्होंने उनके बनाए हुए DC जनरेटर की एफिशिएंसी को कैसे इसमें इस्तेमाल किया जा सके, इसका उपाय ढूंढने के लिए टेस्ला को अपने लैब में अपॉइंट कर दिया। पर उनके इस फैसले से टेस्ला निराश हो गए, मगर फिर भी कुछ न कहते हुए अपनी बनाई हुई मॉडल को कैसे और डेवलप किया जा सके और उस प्रॉब्लम का हल किया जा सके, इसमें जुट गए
और एडिसन के इन्वेस्टर और मैनेजर को अपनी टेक्निक के बारे में समझाया। पर एडिसन को ये बात मालूम चलते ही उन्होंने टेस्ला का सभी टीम मेंबर्स के सामने अपमान किया और टेस्ला के द्वारा बनाई मॉडल को सरासर बेबुनियाद और बकवास साबित करने लगे। टेस्ला उसी वक्त बिना सोचे एडिसन की कंपनी से निकल पड़े और अपनी बनाई हुई थ्योरी और मॉडल से कैसे एडिसन और उसकी टीम को गलत जून 2020 को जर्मनी के मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट के कुछ एस्ट्रोनॉमर्स ने धरती से 3200 लाइट ईयर्स दूर लायरा कॉन्स्टलेशन में स्थित कैप्लर 160 स्टार को रिवॉल्व करने वाला एक एक्सोप्लैनेट डिस्कवर किया है। इसका नाम है KOI 456.01 और इसकी साइज हमारी धरती से ऑलमोस्ट 2 गुनी बड़ी है। लेकिन इसकी खास बात यह है कि इसकी डिस्टेंस अपने स्टार से करीब उतनी ही है जितने हमारे सोलर सिस्टम में सूरज और धरती के बीच में है। मतलब KOI 456.01 अपने स्टार कैप्लर 160 के हैबिटेबल जोन में है और उससे लगभग उतनी ही सनलाइट प्राप्त करता है जितनी हमारी धरती अपने सूरज से करती है। इनकी पोजीशंस में अलास्का में एक और बड़े इंसानों का कंकाल मिला जिसके सर का साइज ही 3 फीट से ज्यादा था। फिर साल 1999 में मंगोलिया में माइनिंग का काम करते वक्त फिर से एक और कंकाल मिला जो 20 फीट से भी ज्यादा लंबा था। फिर इस कंकाल के ऊपर रिसर्च करने से पता चला ये सारे स्केलेटन 1,25,000 साल पुराना था, जिससे ये साबित हो गया कि या तो उस समय एक आम इंसान भी इतने ही बड़े हो। 1615 में इस बात को रोमन कैथोलिक चर्च ने जांच की और गैलीलियो की इस थ्योरी को गलत बताया गया, क्योंकि ये थ्योरी बाइबल के बताए गए कुछ बातों का खंडन करते थे, जिसके चलते गैलीलियो को दोषी माना गया और उनको मजबूर किया गया कि वो सबको ये बताए कि उनकी ये थ्योरी गलत है। इसलिए उनको उम्र कैद की सजा भी दी गई, बाद में जिसको हाउस अरेस्ट में बदल दिया गया। इसके चलते 1638 में गैलीलियो की आंखों की रोशनी पूरी तरह से चली गई। इसके सिर्फ 4 साल बाद यानी 8 जनवरी 1642 में इस महान फिजिसिस्ट का देहांत हो गया। गैलीलियो गैलीली उस समय के एक महान फिजिसिस्ट थे। इस समय के पहले विज्ञान एक आदिम समय में था, जिन्होंने दुनिया को गणित के सूत्रों से जोड़ के आधुनिक विज्ञान की नींव रखी थी। इसलिए उनको फादर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स भी कहा जाता है, जिन्होंने इस दुनिया को मॉडर्न साइंस के ऊपर बहुत सारे बुक्स भी दिए, लेकिन इस बुक्स को कभी पब्लिश नहीं कर पाए। गैलीलियो के मरने के बाद भी 350 सालों तक उनके ऊपर बैन रहा। बाद में साल 1992 में कैथोलिक चर्च 1615 में इस बात को रोमन कैथोलिक चर्च ने जांच की और गैलीलियो की इस थ्योरी को गलत बताया गया, क्योंकि ये थ्योरी बाइबल के बताए गए कुछ बातों का खंडन करते थे, जिसके चलते गैलीलियो को दोषी माना गया और उनको मजबूर किया गया कि वो सबको ये बताए कि उनकी ये थ्योरी गलत है। इसलिए उनको उम्र कैद की सजा भी दी गई, बाद में जिसको हाउस अरेस्ट में बदल दिया गया। इसके चलते 1638 में गैलीलियो की आंखों की रोशनी पूरी तरह से चली गई। इसके सिर्फ 4 साल बाद यानी 8 जनवरी 1642 में इस महान फिजिसिस्ट का देहांत हो गया। गैलीलियो गैलीली उस समय के एक महान फिजिसिस्ट थे। इस समय के पहले विज्ञान एक आदिम समय में था, जिन्होंने दुनिया को गणित की सूत्रों से जोड़ के आधुनिक विज्ञान की नींव रखी थी। इसलिए उनको फादर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स भी कहा जाता है, जिन्होंने इस दुनिया को मॉडर्न साइंस के ऊपर बहुत सारे बुक्स भी दिए, लेकिन इस बुक्स को कभी पब्लिश नहीं कर पाए। गैलीलियो के मरने के बाद भी 350 सालों तक उनके ऊपर बैन रहा। बाद में साल 1992 में कैथोलिक चर्च के पोप जॉन पॉल ने माना। नंबर 7, हॉकिंस बीमार होने के बाद जब बोलने और लिखने की क्षमता खो चुके थे, तब वो अपने सारे बुक्स सिंथेसाइजर डिवाइस की मदद से लिखते थे। नंबर 8, हॉकिंस लाइफ में ब्लैक होल, रेडिएशन जैसे आविष्कार और द ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम जैसी किताबें पब्लिश करी। इसी के चलते उन्हें बहुत सारी अचीवमेंट्स भी मिली, लेकिन फिर भी उनको कभी लाइफ में नोबेल प्राइज नहीं मिला। नंबर 9, उनका सपना था कि वो ऐसा कोई किताब लिखें जो सब लोग आराम से पढ़कर समझ सके। इसलिए उन्होंने 1988 में अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम नाम की बुक पब्लिश करी। ये बुक उस समय के सबसे ज्यादा बिकने वाली बुक थी। नंबर 10, इस पूरे ब्रह्मांड को नजर में रखते हुए देखा जाए तो दूसरे ग्रह पर भी एलियन होंगे, लेकिन हमें उनके साथ संपर्क नहीं करना चाहिए, क्योंकि रिसोर्सेज के लिए वो लोग पृथ्वी के ऊपर कभी भी अटैक कर सकते हैं। नंबर 11, हॉकिंस को एक इंटरव्यू में नंबर 1916, इस दिन मैरी को फांसी दी गई थी लगभग 2000 लोगों के सामने। मैरी एक एशियन एलिफेंट थी
उसको उठाने के लिए 100 टन वजन उठाने वाला एक क्रेन को लाया गया। लेकिन पहली बार जब मेरी को क्रेन से लटकाया गया तब क्रेन का चेन टूट गया और मेरी क्रेन से 20 फुट नीचे आ गिरी और उसका गर्दन टूट गया और खून निकलने लगा। फिर भी वहाँ पर देखने आए लोगों में से किसी का भी दिल थोड़ा सा भी नहीं पिघला और फिर से मेरी को चेन से बांधकर क्रेन में चढ़ाया गया और आखिरकार तड़पते हुए वो मर गई। दोस्तों, मेरी एक बेजुबान जानवर थी और उस दिन उसको खाने पर रोका गया था और ना मानने पर उसको मारा भी गया था, जिसके कारण मेरी गुस्से में आकर रीड को मारा था और इस गुस्से के कारण उसको फांसी पर लटका दिया गया। उस दिन मेरी को मारा नहीं गया था। उस दिन गैलीलियो एक फिजिसिस्ट, फिलोसोफर, एस्ट्रोनॉमर और मैथमेटिशियन भी थे। 1581 इस साल जब उनकी उम्र 17 साल की थी, तब एक दिन गैलीलियो जब चर्च में प्रेयर के बाद बैठे हुए थे, तब उन्होंने देखा चर्च के ऊपर एक झूमर जो कॉन्स्टेंटली हिल रहा था। थोड़ी देर के बाद हवा जब और जोर से चलने लगी तब झूमर और भी जोरों से हिलने लगा। इसके बाद उन्होंने अपने नर्व्स की पल्स के साथ उस झूमर के दोलन की टाइमिंग को चेक किया। बाद में जब हवा कम होने लगी और दोलन कम होता गया तब फिर से अपनी पल्स को गैलीलियो ने चेक किया और वो हैरान रह गए, क्योंकि दोलन छोटा होने के साथ साथ टाइम भी कम होना चाहिए था, लेकिन टाइम तो कम नहीं हुआ, टाइम तो एक ही था। इसके बाद गैलीलियो घर लौटे और खुद से ये टेस्ट करने की ठान ली। इसलिए उन्होंने बहुत सारे लोहे और शीशे के बॉल लिए और रस्सी के साथ बांधकर बहुत सारे पेंडुलम तैयार किए और अपने दोस्तों के साथ मिलकर टेस्ट करने लगे। जिसके बाद उन्होंने देखा सारे पेंडुलम का समय एक ही आ रहा था। पेंडुलम चाहे किसी भी चीज से बना। स्टीफन हॉकिंस एक मशहूर फिजिसिस्ट और कॉस्मोलॉजिस्ट थे, जिन्होंने ब्लैक होल थ्योरी का एक नया फॉर्मूला इन्वेंशन किया था। विज्ञान के क्षेत्रों में उन्होंने बहुत सारे आविष्कार किए, लेकिन आपकी और मेरी तरह उनकी लाइफ इतनी आसान नहीं थी। हॉकिंस को सिर्फ 21 साल की उम्र में ही एक कभी न ठीक होने वाली बीमारी हुई। डॉक्टरों का कहना था कि स्टीफन 2 से 2.5 साल के अंदर ही इस बीमारी के चलते खत्म हो जाएंगे। लेकिन इतनी नेगेटिव बातों के बावजूद स्टीफन हॉकिंस का हिम्मत जरा सा भी नहीं टूटा। इसके बाद स्टीफन हॉकिंस का तो पता नहीं, लेकिन जिस डॉक्टर ने स्टीफन हॉकिंस को कहा था कि वो ज्यादा से ज्यादा 2 साल तक ही जिंदा रहेंगे, वो डॉक्टर खुद ही स्टीफन हॉकिंस से पहले ही इस दुनिया से चल बसे। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं मशहूर फिजिसिस्ट स्टीफन